नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। महागठबंधन में दरार के संकेत। दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस आलाकमान से नहीं हो पाई मुलाकात। तेजस्वी ने सिंबल ले चुके अपने विधायकों और प्रत्याशियों को वापस पटना बुलाया। कुपवाड़ा में एलओसी पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को किया ढेर। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की संभावना। तलाशी अभियान जारी। भारतीय सेना की मेजबानी में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के सम्मेलन की हुई शुरुआत। 3 दिवसीय सम्मेलन में 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल। और दिल्ली टेस्ट के अंतिम दिन आज वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से सिर्फ 37 रन दूर है भारत। क्लीन स्वीप करने की ओर टीम इंडिया। और सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा संभव है। राष्ट्रपति उखना आज सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति उखना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के राष्ट्रपति से मिले। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा, मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना से भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात करना सम्मान की बात है। आध्यात्मिक पड़ोसियों और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के उनके गर्मजोशी भरे विचारों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति खुरेल सुखोखना के साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया हुआ है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में। जी हाँ, समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक के माध्यम से। आपको बताएं कि भारत और मंगोलिया के जो संबंध है वो 1955 से है और ये राजनयिक संबंध है। 1971 में उलान बटार में भारतीय दूतावास खोला गया था। तो भारत और मंगोलिया के बीच काफी पुराने रिश्ते हैं। 7 दशक में विकसित हुई घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी, जिसे और भी प्रगाढ़ करने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का बड़ा समर्थक है। लगभग वैश्विक मंचों पर हम देखते हैं कि मंगोलिया भारत के समर्थन में रहता है। यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए दोनों देश एक दूसरे का समर्थन लगातार करते हैं। वहीं रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो रक्षा सहयोग चर्चा के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई और इसके साथ साथ हर साल नोमैडिक एलिफेंट के नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। वहीं दोनों देशों के बीच कई धार्मिक और सांस्कृतिक समानताएं भी है जो दोनों देशों को और भी नजदीक लाती है। 1961 की बात करें तो पहली बार सांस्कृतिक सहयोग पर दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देशों के बीच 1955 से राजनयिक संबंध स्थापित हैं। वहीं बिहार में चुनावी दंगल से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान का संकेत मिल रहा है। दिल्ली में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक नहीं हो पाई और बगैर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मुलाकात के उन्होंने पटना लौटना पड़ा।
बिना बैठक किए तेजस्वी के लौटने से कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली से देर रात पटना वापस लौटे तेजस्वी यादव ने सिंबल ले चुके अपने विधायकों और प्रत्याशियों को वापस पटना बुलाया। पटना में राबड़ी आवास पर विधायकों को एकजुट किया गया। तेजस्वी यादव के इस कदम से महागठबंधन में दरार के आसार साफ तौर पर अब नजर आ रहे हैं। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है। वहीं डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से, जबकि बोगो सिंह को मटिहानी सीट से मैदान में उतारा गया है। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को राजद का सिंबल दिया। इनमें संदेश सीट से दीपू यादव, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र, मसौढ़ी सीट से रेखा पासवान, साहेबपुर कमाल सीट से ललन सिंह और हथुआ सीट से राजेश कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में केरन सेक्टर में एलओसी पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। केरन सेक्टर के कुमखड़ी इलाके में सेना के जवानों को कल शाम नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया। इसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सर्दियां शुरू होने से पहले घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों के मद्देनजर सीमा पर कड़ी सतर्कता के बीच ये अभियान शुरू किया गया था। कुपवाड़ा में सेना की 28वीं बटालियन के जीओसी ने डीडी न्यूज को बताया कि इलाके में कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसीलिए यहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस की यात्रा पर है। रूस के कैनरी खुरुल पहुंचने पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ने भव्य स्वागत के लिए क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि काल्मिकिया गणराज्य है और अब पीएम मोदी की प्रेरणा से भगवान बुद्ध के अवशेषों को वहां लाया गया है। इनमें कंग्यूर भी शामिल है, जिससे बुद्ध के संदेशों को और अच्छे से समझा जा सकता है। डिप्टी सीएम मौर्य ने उम्मीद जताई है कि इस पहल से भारत और रूस के संबंध और भी मजबूत होंगे। इस दौरान कैनरी खुरुल का मंदिर परिसर नमस्ते नमस्ते की ध्वनि से गूंज उठा और बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहां लाने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया गया। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों यूएनटीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन शुरू हो चुका है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अहम योगदान देने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत में इस सम्मेलन का आयोजन न केवल हमारा सौभाग्य है, बल्कि यह हमारा आश्वासन भी है कि विश्व एक परिवार है। इसके साथ ही इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए संयुक्त राष्ट्र अवर सचिव जेन-पियरे लैक्रॉक्स ने संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूएनटीसीसी एक महत्वपूर्ण मंच है जो परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों, आपसी सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में समावेशिता और शांति स्थापना को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण की भूमिका पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। ये सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है कि भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में चल रहा है। 26 अक्टूबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त योजना और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास विशेष रूप से शहरी और अर्धशहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। अभ्यास के दौरान सैनिक संयुक्त मिशन योजना, सामरिक युद्धाभ्यास और क्षेत्रीय प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, जिससे आपसी तालमेल और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। ऑस्ट्रा हिंद 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को और भी मजबूती देता है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में बाल अधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत की ओर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीमा पार आतंकवाद के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से विश्व का ध्यान हटाने के प्रयास की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले को भुलाया नहीं है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी। निशिकांत दुबे ने यूएनजीए के एक सत्र में बाल अधिकारों का प्रमोशन और प्रोटेक्शन विषय पर भारत की ओर से वक्तव्य दिया। पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो CAC एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान ली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा निराश्रित माताएं, बहनें, वृद्धजन और दिव्यांगजन हर माह 1000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 11 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन न केवल भरण पोषण अनुदान पा रहे हैं, बल्कि उन्हें सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग भी मिल रहे हैं ताकि वो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4,77,680 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिन्हें 2,378 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई। ये योजनाएं अंत्योदय से राष्ट्रोदय की जीवंत साधना है। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में कटौती करके आम लोगों को राहत पहुंचाई है। देश के हर वर्ग और समूह के लोग इस पहल पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव के तहत चाहे घरेलू महिलाएं हो या व्यापारी, सभी में नई उमंग और उत्साह का संचार हो रहा है। इसी क्रम में पुणे के व्यापारियों और महिलाओं का कहना है कि उन्हें इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने जीएसटी की दरों में कटौती के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कटौती का जो नियम अभी लागू किया है, उससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि अभी ये फ़ायदे से हमारे जो महीने का किराना खर्चा होता है या फिर हमारे खाद्य के जो भी हम परचेस करते हैं उसमें, या फिर कपड़ा खरीदी करते हैं, तो उसमें ये कटौती लगाने के वजह से हमारे सब मेरे जैसे आम गृहिणी को और ये मेरे जैसे अनेक गृहिणी को इसका फ़ायदे होने लगा। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40, 45, 50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। और जो किसान 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर खरीदते हैं उनको सीधा 1 लाख रुपए का लाभ मिला। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह के ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। 12 अक्टूबर तक देश में कुल कर संग्रह 13.92 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.36% ज्यादा है। अप्रैल से लेकर 12 अक्टूबर तक सरकार द्वारा आयकर दाताओं को जारी किए गए रिफंड में 16% की कमी देखी गई है। रिफंड जारी करने के बाद सरकार ने शुद्ध टैक्स कलेक्शन में 6.33% की बढ़ोतरी दर्ज की और ये 11,79,000 करोड़ रुपए 89,000 करोड़ रुपए के स्तर पर रहा। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत ने गाजा शांति समझौते का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित मध्य पूर्व शांति सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना की है। भारत ने कहा कि वो पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए हमेशा संवाद और कूटनीति के रास्ते का समर्थन करता रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सभी शेष बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बाद आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कोशिशों को और भी मजबूत करना था, जो राष्ट्रपति ट्रंप की स्थायी शांति की परिकल्पना के अनुरूप है। भारत ने यह भी दोहराया कि वो फिलिस्तीनी मुद्दे के दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण समाधान के लिए लंबे समय से 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मित्र बताया है। कल मिस्र में शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां शानदार काम किया है। गाजा में इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है, टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई देने के लिए फोन पर की गई बातचीत के कुछ दिनों बाद आया है। अर्थशास्त्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को मिला है। ये सम्मान उन्हें आर्थिक विकास को समझने में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए संबंध पर गहराई से काम किया है। साल 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट के नाम की घोषणा हुई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इकोनॉमी में 2025 के नोबेल की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के काम के लिए दिया जा रहा है। मोकिर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के लिए किया। अगियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अल्फ्रेड नोबेल 2025 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा अगियन और हॉविट को संयुक्त रूप से रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया।
Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2025 to Joël Moncur, Northwestern University, USA, Philippe Aghion, Collège de France and INSEAD, France, and London School of Economics, UK, and Peter Howitt, Brown University, USA, for having explained innovation-driven economic growth. नोबेल समिति के अनुसार इन अर्थशास्त्रियों ने ये सामने रखा कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है। तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। अकादमी ने कहा, पिछली 2 शताब्दियों में इतिहास में पहली बार दुनिया ने सतत आर्थिक विकास देखा है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और हमारी समृद्धि की नींव रखी है। वहीं तीनों अर्थशास्त्रियों की बात की जाए तो जोएल मोकिर संयुक्त राज्य अमेरिका के इनवास्टन स्थित नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि फिलिप अगियन पेरिस स्थित कॉलेज डी फ्रांस और इंसीड तथा ब्रिटेन स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हॉविट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोविडेंस स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ने इसे 1968 में 19वीं सदी के स्वीडिश व्यवसायी और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। तब से ये पुरस्कार कुल 96 विजेताओं को 56 बार प्रदान किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इन तीनों विद्वानों के नाम की घोषणा करके ये साफ कर दिया है कि उनके आर्थिक मॉडल और विश्लेषण वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। मैक्सिको में पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश में 64 लोगों की मौत हो गई और 65 लोग लापता है। भारी बारिश के कारण जगह जगह हुए भूस्खलन की वजह से जानमाल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बारिश ने पुल समेत बुनियादी ढांचों को भी तहस नहस कर दिया है और सड़कें कीचड़ से भर गई है। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हजारों की संख्या में राहत और बचाव अभियान में कई कर्मी जुटे हुए हैं। और चीन ने आज से अमेरिका के स्वामित्व, संचालन, निर्माण या वहां के झंडे लगे जहाजों पर विशेष बंदरगाह शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, जबकि चीन में निर्मित जहाजों को इस शुल्क से छूट दी गई है। छूट में चीन निर्मित जहाजों के अलावा मरम्मत के लिए चीनी शिपयार्ड में प्रवेश करने वाले खाली जहाज भी शामिल हैं। चीन के परिवहन मंत्रालय ने यह कदम अमेरिकी बंदरगाह शुल्क के जवाब में उठाया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी आयात पर 100% अतिरिक्त शुल्क 1 नवंबर से लागू करने जा रहे हैं। शुल्क ना चुकाने पर जहाजों के आयात निर्यात की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों को सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे, जिन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी आगे भी अपने प्रदर्शन को इसी तरह से बरकरार रखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों ने अपने प्रदर्शन से पदक की तस्वीर को बड़ा किया। ऐसे में उनके हौसले को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ ने पदकवीर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा एथलीटों को सम्मानित किया गया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 75 लाख, जबकि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर समेत हॉकी खिलाड़ियों को भी सम्मान स्वरूप धनराशि प्रदान की गई। जिसका सम्मान करते हैं उसका हौसला तो बढ़ता है, लेकिन ये सम्मान कई लोग देखते हैं, कई एथलीट देखते हैं। जब वो देखेंगे तो उसको भी ये सम्मान का अधिकारी बनने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए सफलता का सम्मान होना ये बहुत आवश्यक है।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल को भले ही 6 पदक मिले हों, लेकिन एथलीटों ने प्रदर्शन के मोर्चे पर खुद को हर बार से बेहतर साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इन्हें खुद से आगे भी इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद है। जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ खिलाड़ियों का खेल के प्रति और ज्यादा झुकाव और व्यक्तिगत तौर पर प्रदर्शन में सुधार आए, इसके लिए देश में खेल संस्कृति भी एक नए अवतार के रूप में सामने है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है जो मेंटल हेल्थ और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रत्येक 5 में से 1 भारतीय विटामिन डी की कमी का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार से आग्रह किया गया है कि इससे निपटने के लिए कारगर उपाय किए जाएं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विटामिन डी की कमी भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गई है और विभिन्न क्षेत्रों, आयु समूहों और आय स्तरों के लोगों को प्रभावित कर रही है, जिससे निपटने के लिए जागरूकता फैलाने, सूर्य के प्रकाश के संपर्क को बढ़ावा देने, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करने और परीक्षण व पूरक आहार को किफायती बनाने के लिए एनीमिया मुक्त भारत की तर्ज पर विटामिन डी कुपोषण मुक्त भारत अभियान शुरू करने का आग्रह किया गया है। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।